हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए अनअकैडमी एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस बैच कोर्स में इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स मिलकर आपको हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे जिससे आपका यूपी टेट एग्जाम जरूर क्लियर हो सके। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले 4500 का था, तो 80% डिस्काउंट के बाद में ये आपको सिर्फ 899 में दिया जा रहा है। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेते हो ABRG10 तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और आपको पता होगा कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप के एजुकेटर हैं उनकी लाइव क्लासेस आप घर से ही कर सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करा दी जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। पूरा सिलेबस आपका अनअकैडमी प्लस पे ही करा दिया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ऐसे बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 8 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि जल वाष्प जो है यानी कि वाटर वेपर, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जल वाष्प जो है ये पाई जाती है वायुमंडल में। जल वाष्प कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में, ध्यान रखेंगे। और ये वातावरण में पाई जाने वाली सबसे स्थायी गैस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वातावरण में पाई जाने वाली सबसे स्थायी गैस कौन सी है, तो याद रखेंगे वो है जल वाष्प। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण पर पहला सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था वर्ष 1972 में। और इसका जो आयोजन है वो किया गया था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम आपको पता होगा कि स्वीडन की राजधानी है। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर जो है पहला सम्मेलन किया गया था 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और ये वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर पहला सम्मेलन था जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। सिर्फ एक पुरस्कार है जो शांति का नोबेल, वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। जबकि अन्य जितने भी पुरस्कार हैं वो सभी कहां दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? तो आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसको मनाए जाने की घोषणा स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। और ये जो सम्मेलन है ये हुआ था 1972 में, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब गया था 5 जून को, तो याद रखेंगे पहली बार मनाया गया था 1974 को। तो घोषणा कब की गई थी? घोषणा की गई थी 1972 में। और मनाया कब गया था पहली बार? पहली बार मनाया गया था 1974 में। याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो रियो डी जेनेरियो दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है और ये हुआ था 1992 में। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। और रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील में स्थित है और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है 1973, 1973। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और अगर पूछें कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो किस राज्य से है, तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो है उत्तराखंड से। एक क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो चिपको आंदोलन का जो प्रेरणा स्रोत है वो कहा जाता है चंडी प्रसाद भट्ट को। ये भी याद रखेंगे, ये इसके प्रेरणा स्रोत थे। और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था दासोली ग्राम स्वराज मंडल। तो जो ये दासोली ग्राम स्वराज मंडल है, तो चिपको आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी संस्था से निकल कर आया। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए चिपको आंदोलन का जनक, तो आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। और अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो चिपको आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किया गया जो एपिको आंदोलन है उसका संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किया गया जो एपिको आंदोलन है इसका संबंध जो है वो है कर्नाटक से। चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर पांडुरंग हेगड़े के द्वारा 1983 में, यानी कि 1983 में कर्नाटक में एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई। और इसको दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बाबा आमटे और मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो बाबा आमटे और मेघा पाटेकर का जो संबंध है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सरदार सरोवर परियोजना जो है, अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है?
तो जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसका जो निर्माण है वो किया गया है नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियां। ठीक है, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10%। किसी पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है। इस नियम को लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसको लिंडमैन का नियम या फिर लिंडमैन लॉ भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर कितने प्रतिशत जो ऊर्जा है उसमें लॉस होता है, कितने परसेंट एनर्जी लॉस होती है। तो अगर इस तरीके से पूछेंगे तब आपका आंसर 90% होगा। 90% का लॉस होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन के आकार का होता है? तो निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन के आकार का होता है? इसका सही आंसर है वीवर। और वीवर को हिंदी में बया कहते हैं। वीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? बया कहते हैं। जो सबसे सुंदर घोंसला है तो उसमें से एक घोंसला बया का भी है, इसको सबसे सुंदर घोंसलों में गिना जाता है। तो याद रखेंगे कि लालटेन की तरह पे जो घोंसला होता है, लालटेन के आकार का जो घोंसला होता है वो होता है वीवर का, जिसे हम लोग आम बोलचाल में बया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो सबसे ऊंचे पेड़ पर जो घोंसला पक्षी बनाता है वो है चील। सबसे ऊंचे पेड़ पे घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? याद रखेंगे चील। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ की ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तब आपका आंसर होगा कौवा। सबसे ऊंचे पेड़ पे घोंसला बनाता है चील और पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? याद रखेंगे कौवा। अगला प्रश्न है कि ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में की गई थी? ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये हुआ था 1987 में, और मॉन्ट्रियल आपको पता होगा कि कनाडा में स्थित एक शहर का नाम है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह सम्मेलन किया गया था। ठीक है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और ओजोन परत की जो मोटाई मापने की इकाई है वो है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई जो है उसको मापने की इकाई क्या कहलाती है? डॉप्सन। और अगर ओजोन परत की मोटाई 200 डॉप्सन से कम हो जाए तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वहां पर ओजोन छिद्र है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अंटार्कटिका के ऊपर कहा जाता है कि ओजोन परत में छिद्र है। तो छिद्र का मतलब यह होता है कि अगर 200 डॉप्सन से कम हो जाए मोटाई तो फिर वहां पर बोलेंगे कि यहां पर ओजोन परत में छिद्र हो गया। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो ओजोन छिद्र है तो उसका पता जो है वो लगाया था सबसे पहले जोसेफ फोरमैन ने। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इनका नाम आप याद रखेंगे। किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन ने। इंग्लैंड के रहने वाले थे ये। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है ये स्थित है चेन्नई में, और चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण यह सम्मेलन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है ब्राजील में। और ब्राजील जो है अगर आपसे पूछा जाए कि किस महाद्वीप में है तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है ब्राजील। और दक्षिण अमेरिका को हम लोग लैटिन अमेरिका के भी नाम से जानते हैं। लैटिन अमेरिकन वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसी को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। तो वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई। तो पर्यावरण मंत्रालय कब बना? 1985 में। और इसके एक साल के बाद यानी कि 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसे पारित किया गया। आगे देखते हैं, किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण को अधिक महत्व प्रदान किया गया था? ऐसा कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था जिसके बाद में भारत में भी पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया? तो इसका सही आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का पहला सम्मेलन था, और इसके बाद में भारत में भी पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1972 में यानी कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो ये इसके अंतर्गत किया गया पहला कार्य था।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 1972 में। अब कभी कभी वन अधिनियम में और वन संरक्षण अधिनियम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप याद रखेंगे 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और 1980 में यानी कि 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके अंतर्गत पर्यावरण और जीवों के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण और जीवों के मध्य का जो संबंध है उसका जो अध्ययन है वो किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी का जो जनक है वो याद रखेंगे कहा जाता है अर्नेस्ट हैकल को। पारिस्थितिकी का जनक किसको बोलते हैं, याद रखेंगे अर्नेस्ट हैकल को, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर पूछें कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो जनक है वो कहते हैं एजी टॉन्सले को। किसको कहते हैं, एजी टॉन्सले को। तो पारिस्थितिकी के जनक है अर्नेस्ट हैकल और पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे पहले जो यूज किया इस शब्द का वो है एजी टॉन्सले। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कौन सा कार्य पर्यावरण संतुलन में बाधा डालने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन उन्मूलन। वन उन्मूलन का अर्थ होता है पेड़ों को काटना। तो पेड़ों को काटेंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, पर्यावरण संतुलन को नुकसान होगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वनों का होना अनिवार्य है, तो राष्ट्रीय वन नीति 2019 के अनुसार भारत के मैदानी क्षेत्रों में 33% क्षेत्रफल पर वनों का होना अनिवार्य है। और जबकि अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में 68 यानी कि 68% भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है। अगर वर्तमान में बात किया जाए कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, तो याद रखेंगे 24.54 जो प्रतिशत भारत का भूभाग है, तो इस पर जो है वो वनों का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत पूछें तो आपका आंसर है मिजोरम। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ग्रहण करने का जो कार्य है वो किसके माध्यम से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ग्रहण करने का कार्य होता है क्लोरोफिल के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है, तो वो है मैग्नीशियम। पत्तियों में जो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है तो इसी की सहायता से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिस कारण पत्तियां हरी होती हैं। और पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है ये पूछा जाए तो आंसर होगा कैरोटीन। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि किसके सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है। तो लाइकेन की उत्पत्ति होती है एल्गी और फंगस की सहायता से, ठीक है। एल्गी का मतलब होता है शैवाल, फंगस का मतलब आपको पता है होता है कवक। तो शैवाल और कवक की सहायता से लाइकेन की उत्पत्ति होती है। और लाइकेन जो है, जो पेड़ की छाल पर आपको ग्रीन कलर की काई जमा दिखती है, वही होती है लाइकेन। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। जहां पे वायु प्रदूषण होगा वहां पर आपको लाइकेन नहीं दिखेंगे या कम दिखेंगे, और जहां पे वायु प्रदूषण नहीं होगा वहां पे आपको लाइकेन दिखेंगे। इसलिए आपने देखा होगा शहरों में आपको पेड़ों पर लाइकेन कम दिखते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको लाइकेन अधिक दिखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन सा है। तो सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता जो है वो पाई जाती है वर्षावन में, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वनों वाला देश है वो है रूस। और विश्व में अगर आपसे पूछें कि सर्वाधिक वर्षा वन वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वन वाला देश है यानी कि रेन फॉरेस्ट, तो वो है आपका ब्राजील, ठीक है। इसको भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में पाया जाने वाला अजैविक तत्व कौन सा है। तो पर्यावरण में पाया जाने वाला जो अजैविक तत्व है वो है वायु। पर्यावरण का जो निर्माण है वो जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के तत्वों से मिलकर होता है। तो इसमें जो पौधे हैं, जानवर हैं, ये आपके जैविक तत्व में आएंगे, जबकि वायु आपका अजैविक तत्व है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आरजी स्मार्ट क्लास हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके इसका पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।